फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे हम लोग मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। हम लोग बारी बारी से सारे कंपोनेंट को समझेंगे, वो काम कैसे करता है और ख़राब होने पे फिर उसको कैसे चेक करेंगे, वो कैसा रिएक्ट करेगा कि हमको पता चले कि ये ख़राब हो गया। तो चले शुरू करते हैं। एप्पल के लिए हमने एक LG का टीवी लिया है। ये 19 वोल्ट एडेप्टर से चलने वाला टीवी है, LED टीवी है ये। अब देखिए मदरबोर्ड में इसमें आपको एक बड़ा IC दिख रहा होगा। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग मेन IC या प्रोसेसर, ठीक है। इसके पास में आप देख रहे हैं ये 8 पिन का एक IC है और इसका शेप हम लोग अगर देखें तो ये स्क्वायर शेप में है, मतलब कि जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है। इसको हम लोग बोलते हैं बायोस IC या इसको SPI फ्लैश के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसका काम ये होता है कि टीवी को काम करने के लिए जो प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो सॉफ्टवेयर इसी IC के अंदर में इंस्टॉल होता है। अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इस बायोस IC में इंस्टॉल है। अब ये तो हो गया प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है कि पूरे सिस्टम को चला रहा है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। पूरे सिस्टम से हमारा मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है आपका ऑडियो IC, 4 कॉइल लग के है ना, 2 स्पीकर के लिए कनेक्शन निकल रहा है। तो ये ऑडियो IC क्या करता है, ये स्पीकर को बजाने का काम कर रहा है। लेकिन ये क्या खुद से अपना मन से कोई गाना बजवा सकता है क्या? नहीं बजा सकता है। तो ये भले ही सेक्शन अलग है, लेकिन ये किसके द्वारा गाइड हो रहा है? मेन IC के द्वारा। मेन IC इसके अंदर ऑडियो सिग्नल भेजेगा, फिर ये उसको प्रोसेस करके या एम्पलीफाई करके फिर ये स्पीकर के लिए आउट करेगा। अब देखिए दूसरे जगह पे देखिए, ये LVDS कनेक्टर है। यहाँ से LVDS केबल लग के कहाँ जा रहा है? डिस्प्ले में जा रहा है, पैनल में जा रहा है। पेयर अगर देखें तो शायद आपको दिख रहा होगा, ये 10 पेयर का है। खैर, तो ये 10 पेयर जो सिग्नल जा रहे हैं डिस्प्ले में, वो कहाँ से निकल के जा रहे हैं? अगर आप इसका ट्रैक देखें तो ये ट्रैक मेन IC से शुरू होता है। तो पिक्चर में क्या आने वाला है ये कौन डिसाइड करता है? मेन IC। आवाज़ कैसा निकलने वाला है ये कौन डिसाइड करता है? मेन IC। इसके अलावा आप जो भी इनपुट पोर्ट लगाते हैं, जैसे यहाँ से आप USB पोर्ट लगाते हैं, तो मान लेते हैं USB में कितना है? 4 पिन है। सबसे एक साइड का ग्राउंड होगा और सबसे एक साइड का, अपोजिट साइड का जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। बीच का जो दोनों पिन होता है USB में, डाटा प्लस और डाटा माइनस, तो ये दोनों पिन किससे जुड़ा होता है? ये मेन IC से जुड़ा होता है। क्योंकि जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं इसमें, तो पेन ड्राइव को तो 5 वोल्ट का सप्लाई मिल गया यहाँ से। अब पेन ड्राइव के अंदर जो कंटेंट है वो किसको शेयर होगा? मेन IC को शेयर होगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर HDMI केबल लगाते हैं, आप ट्रैक देख सकते हैं यहाँ से जाते हुए। ये HDMI का जो सिग्नल जा रहा है, 4 पेयर का सिग्नल होता है यहाँ पे, ये जो सिग्नल जा रहा है कहाँ जा रहा है? मेन IC के अंदर जा रहा है। आप जो VGA पोर्ट लगाते हैं, इसका भी सिग्नल कहाँ जा रहा है? मेन IC में ही जा रहा है। AV पोर्ट लगाते हैं, इसका भी सिग्नल कहाँ जा रहा है? मेन IC के अंदर जा रहा है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे मदरबोर्ड का हीरो कौन है? मेन IC। मतलब जितने भी सेक्शन हैं सभी को कौन संचालित कर रहा है? मेन IC। चाहे वो ऑडियो का सेक्शन हो, चाहे LVDS का सेक्शन हो, चाहे USB का हो, चाहे AV का हो, चाहे HDMI का हो, वो सारा सेक्शन मेन IC ही उसको नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। अब मेन IC जब इतना कुछ कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो क्या मेन IC ऐसे ही काम करेगा? नहीं, इसको काम करने के लिए सप्लाई चाहिए, वोल्टेज चाहिए। और इसको जो वोल्टेज चाहिए होता है वो आमतौर पे 3 तरह का वोल्टेज चाहिए होता है, यानी 3 किस्म का इसको VCC चाहिए। एक जो वोल्टेज चाहिए इसको, वो चाहिए 3.3 वोल्ट, जिसको हम लोग बोलचाल में AVDD भी बोल लेते हैं। दूसरा जो वोल्टेज चाहिए इसको, वो चाहिए 1.8 वोल्ट, जिसको बोलचाल में हम लोग छोटे बोर्ड के लिए रैम वोल्टेज के नाम से बोलते हैं। और तीसरा जो वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 1.2 वोल्ट, यानी एक 3.3, दूसरा 1.8 और तीसरा 1.2 वोल्ट। ये तीनों वोल्टेज मेन IC को मिलेंगे तब मेन IC काम करना शुरू करेगा, फिर जाके बोर्ड ऑन होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक वोल्टेज भी मिसिंग होगा तो क्या होगा? मेन IC आपका बूट नहीं होगा, चालू नहीं होगा टीवी। और ये तीनों वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं? अलग अलग रेगुलेटर्स से।
रेगुलेटर्स पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेगुलेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो वोल्टेज को कम करने का काम करता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एडेप्टर के द्वारा तो हम लोग 19 वोल्ट दे रहे हैं ना, और मेन आईसी को 3.3 चाहिए, 1.8 चाहिए, 1.2 चाहिए, तो ये 19 वोल्ट सीधे सीधे तो नहीं जा सकता है। तो एक रेगुलेटर नाम का कंपोनेंट लगा होगा, वो उन सभी वोल्टेज को क्या करेगा, कम कर करके 3.3, 1.8, 1.2 बना के यहाँ पे ये देगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे टीवी के जो मदरबोर्ड है उसमें जो प्रोसेसर लगे हैं वो भी सभी 3.3, 1.8 और 1.2 वोल्ट पे ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ आपको ऐसे भी टीवी मिलेंगे जिसमें 3.3, 1.5 और 1.2 चाहिए होगा। कुछ ऐसे भी बोर्ड मिलेंगे जिसमें जो मेन आईसी लगा है उसको काम करने के लिए 3.3, 2.5, 1.2, 1.0 ऐसा वोल्टेज भी चाहिए। अभी के ज़्यादातर स्मार्ट बोर्ड में देखेंगे तो आपको जो 1 वोल्ट का सिस्टम होता है वो 2 जगह से मिलता है उसमें, यानी 2 कोर वोल्टेज होते हैं अभी वाले सारे स्मार्ट बोर्ड में। अगर उन सबको हटा दिया जाए तो जो सिंपल टीवी आता है, जो चाइनीज कम्बो बोर्ड वाले जो टीवी होते हैं उसमें, या एलजी के सिंपल टीवी में या सैमसंग के सिंपल टीवी में जो मेन आईसी है उसको काम करने के लिए 3.3, 1.8 और 1.2 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जो नॉन स्मार्ट टीवी है। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेसर। बायोस के बारे में आपको बताया ही था, इसमें सॉफ्टवेयर है। अब प्रोसेसर क्या होता है कि जैसे ही आप बोर्ड में पावर देते हैं तो प्रोसेसर तक तो पावर पहुंचता है। अब प्रोसेसर समझ जाता है कि भैया हमको अगर किसी ने पावर दिया है तो ऐसे ही तो पावर नहीं दिया होगा, ज़रूर उसके पीछे मकसद होगा कि टीवी को ऑन करे तभी वो पावर दे रहे हैं। तो क्या होता है कि पावर मिलने के साथ ही ये मेन आईसी जो है बायोस आईसी को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई देखो अब पावर आ चुका है, अब सॉफ्टवेयर चाहिए तुमसे, सॉफ्टवेयर मिलेगा तभी हम ऑन होंगे, तभी हम चालू हो सकते हैं। ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, डीएसओ के द्वारा देखेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट सिग्नल भेज रहा है बायोस आईसी पे वो किस फॉर्म में होता है और ये बदले में क्या करता है, इसको जो सॉफ्टवेयर देता है वो कैसे कैसे होता है। तो डीएसओ से ये आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। तो सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि अगर बायोस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाए या बायोस आईसी ख़राब भी हो जाए तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर शेयरिंग नहीं हो पाएगा मेन आईसी से, और उस केस में मेन आईसी काम नहीं करेगा, बोर्ड चालू नहीं होगा। तो रिपेयरिंग का जो मेथड है उसमें क्या होता है कि बायोस को बाहर निकाल के हम लोग प्रोग्रामर पे प्रोग्राम करने का कोशिश करते हैं। अगर ये शराफत से अच्छे से प्रोग्राम हो गया तो अच्छी बात है, और अगर क्या होता है कि प्रोग्रामर पे ये बायोस को आप लगाते हैं और लगाने के बाद क्या होता है कि ये बायोस आईसी प्रोग्रामर पर डिटेक्ट ही नहीं होता है, या रीड या राइट करते समय थोड़ा सा चल के एरर आ जाता है, रुक जाता है, तो आप क्या करते हैं 1-2 अटैम्प्ट करते हैं, और अगर हर अटैम्प्ट पे ये फेल हो जा रहा है, प्रोसेस इसमें रीड राइट नहीं हो रहा है या ये प्रोग्रामर के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बायोस आईसी खराब है। एक चीज़ और होता है कि बायोस आईसी चलो प्रोग्राम भी हो रहा है तो आपको उस समय टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। जैसे एक नंबर है बायोस आईसी का, मान लेते हैं इसमें जो लगा हुआ है वो है 25Q64, नंबर भी आपको याद रखना होता है, आगे हम लोग इसी पे आएंगे। तो अब 25Q64 को आपने प्रोग्राम किया तो आपको मालूम है कि ये लगभग 40 सेकंड में प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप इसको प्रोग्राम कर रहे हैं और टाइम आपका लग रहा है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आखिर इतना लंबे टाइम के बाद भी ये प्रोग्राम हो जाता है, राइट हो जाता है, तो भी उस समय समझना है कि ये बायोस आईसी काम नहीं करेगा। भले ही राइट हो गया हो लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेके राइट हुआ है ना, तो समझ लीजिए कि बायोस आईसी ख़राब है। तो आप क्या करेंगे कि दूसरा सेम नंबर का बायोस आईसी लेके नया खरीदेंगे तो वो ब्लैंक रहेगा। तो सेम नंबर का नया आईसी लेंगे और जिस मॉडल में लगाने जा रहे हैं उस मॉडल का आप सॉफ्टवेयर उसमें राइट कर देंगे प्रोग्रामर से, उसके बाद फिर लगाएंगे तो फिर आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर का हमने क्यों जिक्र किया कि जैसे हम मान लेते हैं 2-4 नंबर और उनका हम साइज़ बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी में नंबर लगा हुआ है 25Q80, है ना, तो उसका फाइल 1 MB का होगा। 25Q16 2 MB, 25Q32 या 25L32, Q की जगह L भी हो सकता है 4 MB,
25Q64, 8 MB, 25Q128, 16 MB। तो ये साइज का भी ध्यान रखना है। अगर आप भूल जाते हो, नए हो इस फील्ड में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। ये नंबर बताने का मकसद क्या था हमारा, मकसद 16 MB। तो ये साइज का भी ध्यान रखना है। अगर आप भूल जाते हो, नए हो इस फील्ड में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। ये नंबर बताने का मकसद क्या था हमारा, मकसद ये था, फ़ायदा बस आपको लेने आना चाहिए, फ़ायदा बहुत है। मकसद ये था कि इसमें मान लो कि लगा हुआ है 25Q64। ठीक है, मतलब क्या है, 8 MB का इसका फाइल होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई बोर्ड ऐसा आता है रिपेयर होने के लिए, और उसमें पहले से किसी ने बायोस आईसी को निकाल रखा हो, गायब कर रखा हो, तब तो उस समय आप कंफ्यूज होंगे कि भैया किस नंबर का लगेगा। कोई बात नहीं, आपके पास इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर तो होगा। आप सॉफ्टवेयर देखिए कितने MB का है, 8 MB का है, तो इसका मतलब इसमें 25Q64 डालते हैं। अगर सॉफ्टवेयर 4 MB का है तो इसका मतलब 25Q32 डालेंगे। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा कि मान लिया कि इसका सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, आप किसी से ले रहे हैं और कोई आपको दे दिया 4 MB का सॉफ्टवेयर, तो कुछ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि नहीं भैया हमारा बायोस तो 8 MB का है, तो यार फिर ये 4 MB वाला फाइल कहाँ से चलेगा। तो छोटा छोटा चीज़ है, बस आपको ध्यान देना होता है। अब आते हैं हम लोग अगले आईसी की ओर। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग एप्रोम। इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानना ऐसे है, ये भी 8 पिन का है। पहचान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस साइज़ में, इस शेप में आपको और भी कई सारे आईसी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है। तो एप्रोम यही होगा, ये नहीं हो सकता है। अब जानते हैं कि ये एप्रोम कैसे है, तो ऐसे है। ये एक नंबर से 1 2 3 4 देखिए बज रहा है ये ग्राउंड के साथ। तो एप्रोम में क्या है कि 1 नंबर से 4 नंबर तक का पॉइंट जो है, पिन जो है, वो ग्राउंड के साथ बीप देगा। याद रखिए एप्रोम सारे बोर्ड में नहीं मिलेंगे आपको। चाइनीज़ कॉम्बो बोर्ड में बहुत कम चांस है, कुछ पुराना वीडियोकॉन वगैरह का हो तो शायद मिल जाए कहीं आपको, लेकिन चाइनीज़ कॉम्बो बोर्ड में ये नहीं मिलेंगे। अक्सर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोर्ड में ही आपको देखने को मिलेगा एप्रोम। ये एप्रोम क्या करता है कि टीवी में जो भी आप करंट सेटिंग मिलाते हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आपको ब्राइटनेस चाहिए 32, कॉन्ट्रास्ट चाहिए 36 और वॉल्यूम चाहिए 40, तो आपने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, आपको वही पसंद है। और क्या होता है कि टीवी फिर आप बंद भी करते हैं, नेक्स्ट डे आप टीवी भी चालू करते हैं या कुछ देर बाद भी चालू करते हैं टीवी, तो क्या होता है कि जो सेटिंग आपने मिला रखा है पहले से, वही सेटिंग आपका रिट्राइव होता है ना उस समय। ऐसा तो नहीं होता है कि टीवी जब भी ऑन करते हैं तो वॉल्यूम 0 हो जाता है, फिर से बढ़ाना होता है, ब्राइटनेस 0 हो जाता है या फुल हो जाता है, फिर से मिलाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो करंट सेटिंग आपने मिलाया है, करंट सेटिंग का मतलब जो आप वर्तमान में जो आप देख रहे हैं अपने हिसाब से जो आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं वो, तो वो सारा करंट सेटिंग कहाँ से होता है, एप्रोम के अंदर से होता है। और इसके साथ ही इसमें सर्विस सेटिंग भी सेव होता है। सर्विस सेटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी टीवी में एक सीक्रेट कोड होता है, वो कोड प्रेस करेंगे तो एक स्पेशल मेनू खुलता है, उसको हम लोग सर्विस मोड या सर्विस मेनू बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा सेंसिटिव फंक्शन होता है और उसको जानबूझ के ऐसा पेचीदा बनाया गया है कि एक आम यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि उसी सर्विस मेनू के अंदर आपको पिक्चर उल्टा सीधा करने का ऑप्शन होगा, निगेटिव इमेज वाला पिक्चर को सॉल्व करने का ऑप्शन होगा, जिसको मैपिंग का फॉल्ट बोलते हैं। तो वो सारा सेटिंग जो आप सर्विस मेनू के अंदर करते हैं, वो सब भी जाके आपका एप्रोम के अंदर ही स्टोर होता है। अब जानते हैं कि ये एप्रोम ख़राब होने से दिक्कत क्या आएगा। तो सबसे कॉमन तो दिक्कत ये है कि जो भी आप सेटिंग मिलाएंगे, करंट सेटिंग या सर्विस सेटिंग, वो स्टोर नहीं होगा। आजकल सैमसंग के नए कॉम्बो वाले बोर्ड आ रहे हैं, उसमें इस तरह का दिक्कत बहुत देखने को मिल रहा है। जिनको समझ में नहीं आता है वो लोग रिटर्न भी कर देते हैं या बोर्ड नया लगा देते हैं। तो बार बार आपका करंट सेटिंग स्टोर नहीं हो रहा है, टीवी बंद करके चालू किए तो फिर से उसी हालत में, मतलब इस पर डाउट करना है, ये गड़बड़ है। दूसरा बहुत खराबी आ सकते हैं इसके, खराबी से हो सकता है आपका कि पिक्चर चला जाए। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको ये सुन के, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये हमने देखा है। एप्रोम के खराबी से नो वीडियो आ सकता है, एप्रोम के खराबी से नो ऑडियो आ सकता है, एप्रोम के खराबी से स्टैंड बाई का फॉल्ट आ सकता है, एप्रोम के खराबी से हैंग ऑन लोगो का फॉल्ट आ सकता है। तो अब सवाल है कि भैया इतना सारा फॉल्ट जब आ सकता है एप्रोम के खराबी से, ये सब तो
उम्मीद ही नहीं कोई कर सकता है कि EEPROM की खराबी से यार आवाज़ कैसे चला जाएगा। साउंड के लिए तो ऑडियो सेक्शन बना हुआ है। तो एक आपको तरीका बताते हैं, याद रखिए, ये तरीका 100% तो नहीं, लेकिन 90% तो ज़रूर काम करेगा आपका। आप मल्टीमीटर को वोल्टेज के रेंज में सेट कर लेंगे, ठीक है ना। और टीवी जब आपका ऑन रहेगा, इसको हम करके ही दिखा देते हैं। ऑन हो गया, बैकलाइट देख सकते हैं, यहाँ पे बैकलाइट जल रहा है। खैर चलिए वहाँ नहीं। अब देखिए, अब EEPROM का जो 5 नंबर पिन है SDA पिन पर, यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट से ऊपर ही रहना चाहिए, 3 से 3.3 के आसपास। 5 नंबर SDA, 6 नंबर SCL। इस पर आप ये दोनों पे वोल्टेज देखिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज मान लो कि आधा वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ऐसा अगर सप्लाई आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम लोग पूरा डाउट कर लेंगे कि नहीं भैया EEPROM का ही दिक्कत है। अगर ये सही लग रहा है तो फिर आप इस पर डाउट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि EEPROM का खराबी हो, लेकिन मोटे तौर पे जो तरीका आपको बताया हमने, ये 90% जगह पे आपका काम करेगा। तो चलिए, अब ये कौन कौन कंपोनेंट को हमने समझा। मेन IC समझा, बायोस IC को समझा, EEPROM को समझा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो 3 पिन वाले कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये रेगुलेटर है। ये 3 पिन वाले रेगुलेटर में क्या होता है, 1 2 3, ये 2 नंबर और ये दोनों, ये एक ही होता है। 3 नंबर क्या होगा? इनपुट होगा। मान लीजिए कि इसमें ज़्यादा वोल्टेज आया, और ये 2 नंबर क्या है? ये आउटपुट है, यहाँ से वोल्टेज कम होकर निकलेगा। एक ये रेगुलेटर हो गया यहाँ पे। दूसरा ये 8 पिन का रेगुलेटर है। इसमें क्या होगा कि किसी पिन पे इनपुट होगा, और इसके आउटपुट में क्या होता है? कॉइल लगा होता है। हालांकि ये लंबा चैप्टर है, इस पर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना। ऐसा ही रेगुलेटर यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखिए तो ये ट्यूनर के पास में है। ये ट्यूनर को कंट्रोल करने के लिए ये IC लगा के रखा है। ये देखिए तो यहाँ पे बैकलाइट सर्किट के लिए इन्वर्टर IC लगा के रखा है। ये इतना दूर का सर्किट जो है वो बैकलाइट के लिए है, और यहाँ से कनेक्शन आउट होके यहाँ से होते हुए फिर ये बैकलाइट की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक बोर्ड को सीखने के बाद आप सारे बोर्ड को समझ लें, क्योंकि कंपोनेंट और भी सारे हैं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट बोर्ड में भी चेक करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।